अपने प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं है। अगर राहुल गांधी की यात्रा से आपके ऊपर कोई असर नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई एक राजनीतिक नेता है, अपना उनकी यात्रा चल रही है, आपके इलाके से निकल जाएंगे, जो आपको सुरक्षा देनी है सुरक्षा दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन बात केवल इतनी नहीं रह गई। जिस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा में मिजोरम, नागालैंड और अब असम में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बेचैनी का कारण यह है। और बेचैनी का कारण इसलिए भी है कि इस इलाके में लगभग 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ने लगा है, पहला संकेत आया मिजोरम से, और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट चुनाव हार गई। उस पार्टी से हारी जो मुश्किल से 2-2.5 साल पुरानी पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी मिजोरम में चुनाव प्रचार करने तक नहीं है। एक राजनीतिक सिलसिला वहां से शुरू होता है। मणिपुर में मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने शुरू में अनुमति नहीं दिया, फिर सशर्त अनुमति दी, और जहां से कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू करना चाहती थी वहां से अनुमति न देकर के वहां से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर उन्होंने उसका आयोजित करने का मौका दिया। बावजूद इसके असम, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए आए। यह एक जो जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके से उनकी सभाओं में लोगों की उपस्थिति, सड़कों पे खड़े होकर के उनका स्वागत करने का सिलसिला दिखाई पड़ा, यह बेचैन करने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा यह सवाल यह था कि जैसा कि उनका दावा था कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जबरदस्त पैठ बना ली, लेकिन यह पूरा का पूरा जो माहौल था बिखरता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का यह जो असम सरकार के ऊपर हमला है, आप याद कीजिए पिछले अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने इसी तरह के गंभीर हमले किए थे तेलंगाना में केसीआर सरकार के खिलाफ, और उसको देश के भ्रष्टम सरकार के रूप में निरूपित किया था। और भारतीय जनता पार्टी की उस केसीआर सरकार के खिलाफ अपना एजेंडा तय कर दिया था कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस का रवैया क्या होगा। क्या हुआ तेलंगाना में आपके सामने है। वही आक्रामकता राहुल गांधी ने इस हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ असम में दिखाई है, और अपना टोन तय कर दिया कि आने वाले दिनों में लगातार अब कांग्रेस इस राज्य में क्या करेगी। वो उस असम में जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के बीच में एक तरह की आपसी समझ पैदा हो रही है। सब एक साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। बीजेपी की यह बेचैनी है कि अगर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए असम में देश के अन्य हिस्सों की तरह असम में भी लोग इकट्ठे हो गए तो आखिर फिर अगर गैर भाजपा मतों का बंटवारा नहीं होगा तो हालात क्या बनेंगे। और जो उत्तर पूर्व के इलाकों को आश्वस्त मान रही थी और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का पूरा संगठन बिखर गया है, उसमें उसके कारण से कांग्रेस की कोई ताकत नहीं होगी, वो स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। बेचैनी इस बात की है। दूसरी चीज की, अगर आपने जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कहा, आप उसकी बात कीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टतम लोग हैं, गांधी परिवार भ्रष्टतम परिवार है। आप सरकार में हैं, अगर राहुल गांधी भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचारी गतिविधियों में शामिल हैं तो 10 सालों से अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई क्यों विश्वास करेगा आपकी बात पर? आप तो एक तरह से सरकार के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि एक भ्रष्ट व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक है, वो तो बात चस्पा हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष नेता है राहुल गांधी, उनको कहने का हक है और उनको जो लगा होगा, जो देखा उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की बात तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की अगर वो भ्रष्ट है तो? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि जो चुनौती राहुल गांधी ने खड़ी की और जो भारतीय जनता पार्टी के विमर्श के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश की, बेचैनी उस बात की है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के नाम पर एक व्यापक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर के एक वैकल्पिक राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और उस वैकल्पिक राजनीति में लोग हिस्सेदारी भी कर रहे हैं। लोग उनको सुनने के लिए, अब तक जितनी इनकी सभाएं हुई हैं, कोई जनसभा ऐसी नहीं है जो असफल हुई हो, जिसमें लोग ना आए हों, लंबे समय तक उनका इंतजार न किए हों।
राहुल गांधी से मिलने, बात करने, अपनी बात कहने और एक संवाद कायम करने की ललक न दिखाई पड़ी हो। और यह अगर राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी की बात है। सरकारों के लिए या सत्ता में रहने वाले लोगों के लिए किसी की बेबसी देख करके रोने का मतलब नहीं होता, उसकी बेबसी को दूर करने की अपेक्षा होती है कि आखिर यह व्यक्ति बेबस क्यों है, इतने सालों के बाद इसको इन हालातों में जीने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है। यह किसी सरकार के लिए, किसी मजबूत आदमी के लिए, किसी सत्ताधीश के लिए यह रोने का मतलब नहीं होता। हमारा प्रयास यह संकल्प लेने का होता है कि नहीं, यह स्थिति हम दूर करेंगे। आज कई जगहों पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई सांसद महोदय किसी महिला से पूछ रहे हैं कि मकान बनाने के लिए तुमको पैसा तो नहीं देना पड़ा। वो महिला कहती है, इनमें 30,000 रुपए दिए हैं। कितनी बड़ी टिप्पणी है ये। इन चीजों को अगर आप सामने आने से कैसे रोक सकते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा ने ऐसी तमाम चीजों को सामने लाने का रास्ता साफ कर दिया। लोग बोलने लगे हैं, अपनी बात करने लगे हैं, और जो लोगों की समस्याओं को, लोगों की बेबसी को एक छिपाने की कोशिश की जा रही है या विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है, उसको लोग विषयांतर नहीं कर पा रहे हैं। बेचैनी इस बात की है। राहुल गांधी की वैकल्पिक राजनीति और उनके राजनीति से लोगों के जुड़ते रहने की कोशिशें, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई नजर आ रही है। और अपने विमर्श से राहुल गांधी के विमर्श को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और अगर यह सिलसिला उन सभी राज्यों में हुआ जहां आज भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन वाले यही तो इलाके हैं। असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है। इन्हीं इलाकों से तो सर्वाधिक सीटें जीत करके बीजेपी आती है। और इन सभी राज्यों में अगर राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक वैकल्पिक विमर्श पैदा किया और राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में के हालात पैदा कर दिए, तो स्वाभाविक है कि बेचैनी होगी, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह आपके पास बचती नहीं। तो अगर राम मंदिर के नाम पर तैयार किया जा रहा एक राजनीतिक माहौल, उसको कमजोर करने की कोशिश सफल हो जाती हैं और एक वैकल्पिक राजनीति का विमर्श राहुल गांधी अपनी यात्रा से बनाने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका कोई काट आपके पास नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने विमर्श को लेकर के एकदम उरूज पर है, क्लाइमेक्स पर है, और इन सभी चीजों को प्रभावित करती हुई यह यात्रा नजर आ रही है। उसी की बेचैनी, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे हेमंत विश्व शर्मा साहब तो कांग्रेस के बड़े भारी मददगार साबित होंगे। आज जिस तरह का बयान मिजोरम के मुख्यमंत्री ने दिया था यात्रा के शुरू होने से समय, और एक यात्रा के शुरू होने के पहले उन्होंने एक माहौल बना दिया, और उसी माहौल में और इन्होंने सप्लीमेंट कर दिया इस तरह का बयान देकर के। इससे राहुल गांधी की यात्रा पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी व्यक्ति को सड़क पर चलने से रोक नहीं सकते हैं जब तक आप उसको गिरफ्तार न कर लें। अगर आप राहुल गांधी को सड़क पर चलने की इजाजत देंगे तो फिर आप यह नहीं रोक पाएंगे कि कोई उनसे मिलना नहीं पाएगा, यह संभव ही नहीं है। गिरफ्तार कर लेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के बड़े भारी मददगार साबित होंगे। दोनों स्थितियां साफ साफ है। राहुल गांधी ने जो एक साहस दिखाया है, यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक है जो इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति का रास्ता देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल एक वैकल्पिक राजनीति का बीजेपी का तो भटकाव नहीं है। बीजेपी तो अपने अयोध्या के मुद्दे पर एकदम कंसंट्रेट है, लेकिन जो चाहते थे, जिस अपेक्षित परिणाम को उसको उम्मीद थी, वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा। अगर इस पूरे के पूरे आयोजन में जो हिंदू मतावलंबियों का एक आयोजन है, उनके लिए गर्व का विषय हो सकता है भी, मान लीजिए, उसमें जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उसके खिलाफ हो गए, और इसकी जितनी लेपापोती करने की कोशिश की जा रही है उसमें रायता और फलता चला जा रहा है। आप पहले हुआ कि चारों शंकराचार्य इसके खिलाफ है, फिर द्वारका के शंकराचार्य जी का एक इंटरव्यू आया, उनसे बार बार ये कहलाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस आयोजन में या प्रक्रियागत जो आपत्तियां हैं अन्य शंकराचार्यों की, उस पर वो सहमति दे दें। उन्होंने एक लाइन नहीं कहा और बात फैल गई। ये कहा जाने लगा बाकायदे कि साहब केवल 2 लोग विरोध में हैं, बाकी 2 पक्ष में हैं। वो दोनों पक्ष में इनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं और खराब भी कहता है। वो क्या कोई ऐसी बात तो नहीं, जो भी हिंदू मतावलंबी है वो राम मंदिर निर्माण के ऊपर गर्व कर सकता है, करना भी चाहिए। किसी मतावलंबी को बड़ी उपलब्धि मान सकता है वो।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। जी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम का विरोधी हो, हमारी सबकी रास्ता राम में है। लेकिन इस राम मंदिर को लेकर के जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को बहुत बड़ा धक्का लगा है शंकराचार्यों के द्वारा। जी। देश का पूरा विपक्ष इस आयोजन से अपने आप को अलग कर लिया। इस मुद्दे पर नहीं कि राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने राम मंदिर बनने पर कोई आपत्ति नहीं की, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर कोई आपत्ति नहीं की। जो धार्मिक मुद्दे थे और जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। जी। और एक विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो जाए। तो आप जो एक पूरा का पूरा जो माहौल बनाना चाहते थे राम मंदिर के नाम पर, वो नहीं बन पाया। वो बात ये सबसे बड़ा उसमें आपत्ति शंकराचार्यों की, तो वह आपका जो एजेंडा था वो फेल कर गया। वो आपका अपना प्रशंसक ठीक है, लेकिन आपके इस अभियान से नए लोग उसके साथ जुड़ जा रहे हो, ऐसा होता दिख नहीं रहा। उसके अलग राहुल गांधी ने या विपक्षी दलों ने या इंडिया दल समूह ने एक वैकल्पिक राजनीति की बात करनी शुरू की। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम 3 लाख 4 लाख लोगों को नौकरी हम दे चुके हैं, मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, धार्मिक स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के जनजीवन में परिवर्तन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो लगे हुए हैं उस मामले में। बाकायदे आप एक कार्यक्रम करते हैं तो वहां नियुक्ति पत्र बांटने का दूसरा आयोजन कर लेते हैं पटना में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव। लोगों के सामने उन्होंने विकल्प रखा कि आप सरकार कौन सी चाहते हैं, जिसकी प्राथमिकता धार्मिक स्थलों का विकास है या ऐसी सरकार जो आपके जीवन को में तब्दीली लाना चाहती है, आपके लिए रोजगार का अवसर ढूंढना चाहती है। न्याय विमर्श पैदा किया। राहुल गांधी ने देश के सामने जितने बड़े मुद्दे जो भी मुद्दे हैं, उन्होंने न्याय की बात कहकर सभी मुद्दों को सामने कर दिया कि जो गरीबों के साथ, विभिन्न वर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ जो न्याय की बात हो रही है, व्यापारियों के साथ आपने जीएसटी ला करके हासिल क्या कर लिया। आपने कहा था कि एक देश एक टैक्स, सबको अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा ये कि कर संग्रहण एक जगह होगा और सबको अपने हिस्से का मिलेगा। वो तो नहीं मिल रहा। अगर एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, लगभग सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे हिस्से का जो राजस्व मुझे नहीं मिल रहा, बात बहुत बड़ी गंभीर है। ये संघीय ढांचे के ऊपर हमला है। तो ये जो वैकल्पिक राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो नैरेटिव है वो गति नहीं पकड़ पा रहा। आप लोगों से जुड़े हुए सवालों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर एक महिला भरी सभा में यह कहती है कि हमको अपने आवास के लिए 30,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी, तो ये सामान्य बात थोड़े है। आप तो यही कहते रहे ना कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमारा 0 टॉलरेंस है। तो वो महिला कहां से आ गई, कैसे कर दिया उसने? बड़े स्वाभाविक तरीके से वो बात कहती है, सामान्य बात तो ही नहीं। अगर इजराइल में नौकरी करने वाले के लिए भर्ती होने वालों की लाइन लगी हुई है, तो क्या टिप्पणी नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी कितना अहम सवाल है? क्या यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि लोग अपने जीवन के लिए अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस इलाके में भी जाने के लिए तैयार हैं जहां हिंसा का माहौल है, जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं? तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे यह जो विमर्श है वो आगे नहीं फैल पा रहा है, वो विस्तार नहीं पा रहा है, लोगों के बीच में स्थान नहीं बना पा रहा है। लोगों के सामने सवाल है कि गरीबी एक महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के जीवन के सामने जो मसले हैं वो महत्वपूर्ण सवाल है, महंगाई एक महत्वपूर्ण सवाल है, रोजगार एक बड़ा सवाल है। क्यों आदमी जाएगा? अगर हमारे देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध है, हमको रोजगार के मौके मिल रहा है, तो इजराइल क्यों जाएंगे हम? सही बात। वो व्यक्ति जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि या तो हम यहाँ जिएंगे कैसे, ठीक है वहां जा रहे हैं, देखा जाए कुछ तो पैसा मिलेगा। वो अपने जीवन की कीमत पर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। तो क्या ये टिप्पणी नहीं है? आपका पूरा का पूरा वर्ष लोगों के बीच में नहीं फैल पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी को अपनी यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिल रहा, यह इस बात का परिचायक है कि लोगों के एक बड़ा वर्ग है समाज का जिसके अंदर बेचैनी है। हम राम मंदिर निर्माण के द्वारा बनाए गए माहौल के असर से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना बड़ा असर नहीं है कि लोगों से जीवन से जुड़े हुए सवाल वो दब कर रह जाए। बड़ी बहुसंख्यक समाज ऐसा है जो अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों का एक कोई ना कोई हल चाहता है, जिसको सरकार संबोधित नहीं करना चाहती, अलग तरह का एक आर्टिफिशियल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। और लोग भी ये कह रहे हैं, ये राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग कौन हैं? या ये केवल प्रायोजित तरीके से लाए हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो उनके सामने चले आए।
आपने अभी एक महिलाओं का एक समूह दिखाया जो किसी अन्य कार्यक्रम में जा रहे थे, जब उनको राहुल गांधी के आने की जानकारी मिली तो उनके पास चले गए। जी सामान्य बात है क्या वो? अगर हम अपने निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव ला करके विपक्ष के एक नेता के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सामान्य बात तो नहीं है। उसको उम्मीद, इस समूह की एक उम्मीद लगती है कि एक ऐसा नेता भी है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए सवालों पर बात कर रहा है। और यह जो राजनीतिक विमर्श है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। गोया कि आपके द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा राम मंदिर के नाम पर तैयार किया गया विमर्श जमीन पर स्थान नहीं पकड़ पा रहा। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वास्तव में उसके हकदार हैं, राम मंदिर के निर्माण, इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धार्मिक नियमों का, परंपराओं का, प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर हम और आप टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं और सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, उनकी टिप्पणी है, और उस पर आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कहो विमर्श कमजोर हुआ। और दूसरी तरफ जो वैकल्पिक विमर्श लोगों के जीवन के से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको लेकर के एक राजनीतिक बहस शुरू की है विपक्षी दल ने, राहुल गांधी ने, इंडिया दल समूह ने। उसमें जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। मुख्य सवाल ये सबसे बड़ा सवाल है, और सब कुछ सामने है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सामने है। और ये जो लोगों के जीवन में तथ्य हैं, वो लोग मैंने दीवारों पर लिखे हुए नारे हैं वो। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जान के आश्चर्य हो कि आदमी, एक व्यक्ति इजराइल में भी नौकरी करने के लिए तैयार है। जी ये कौन सी स्थितियां हैं? ये सामान्य टिप्पणी नहीं हो सकती, ये सामान्य घटना नहीं है कि एक आदमी केवल नौकरी मांग रहा है कि हम लोग इजराइल भी जाएंगे। और हम और हमारी सरकारें इस रिक्रूटमेंट के लिए जगह जगह शिविर आयोजित कर रही है, आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है। सामान्य, मैं नहीं समझता कि सामान्य बात है। यह लोगों की बेबसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर इस तरह की बेबसी लोगों के बीच में है, तो कैसे हो सकता है कि लोग अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों को छोड़ दें और इंडिया दल समूह या विपक्ष द्वारा जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं वो लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे? बेचैनी इस बात की है। और जिन इलाकों से इस राहुल की यात्रा शुरू जा रही है, ये वही इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन के मुख्य आधार है। यहां होने वाले नुकसान की भरपाई कहीं नहीं होने वाली। अगर मामूली सा अंतर असम में है और वो फ्लोटिंग वोट का स्विंग बदल गया, कहां जाएंगे आप? ये 10 सीटें जो मान ली घटती हैं, 5 सीटें घटती हैं, 4 सीटें घटती हैं, तो इसकी भरपाई कहां करेंगे आप? उत्तर पूर्व का जो जन समर्थन आपके पास रहा है, 5 सीटें आप जीत करके आए थे 11 सीटों में से, अगर उसमें घटता है तो आप कहां जाएंगे? और संकेत मिलने लगे हैं। मिजोरम का चुनाव परिणाम और वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टेज शेयर न करना, उस पूरे के पूरे इलाके